Hello everyone, welcome in geography class. In the last lecture we had learned chapter number 5, precipitation, and in this part of the chapter we had learned about the cyclonic rainfall, then world distribution of rainfall. Now today we are going to learn the next part of this chapter, and the next point is rain gauge. Then now listen carefully. The instrument that is used to measure रेनफॉल इज कॉल रेन गग. तो रेन गग क्या है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो रेनफॉल को मेजर करता है, कितनी रेन हुई है उसे मतलब उसकी गिनती करता है, उसे रेन गग वहाँ पे कहा जाता है. सी फिगर 5.8. तो यहाँ पे 5.8 की फिगर हमें दिखाई दे रही है जो रेन गग की है. यहाँ पे हमें एक मतलब जग जैसा पिक्चर वहाँ पे दिख रहा है और जिसमें फ्यूनल, बॉटल, देन मोल्ड, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिख रही है. और दूसरी पिक्चर वहाँ पे दिख रही है जो है मेजरिंग जार की. मतलब एक जार है जिसके ऊपर नंबर दिए गए हैं और वो वाटर के मिलीमीटर के लिए दिए गए हैं. ओके, द फ्यूनल दैट इज़ यूज इन द रेन गग हैज़ अ स्पेसिफिक डायमीटर. तो यहाँ पे जो फ्यूनल दिया गया है वो एक स्पेसिफिक डायमीटर का वहाँ पे होता है. देन the rain falling is in this funnel is collected in the bottle fitted in the gug. The collected water is then measured with the help of measuring jar. तो जो जब रेनफॉल होती है तो रेन में उसे रखा जाता है और जो भी रेन वाटर है वो इस फ्यूनल के ज़रिए बॉटल में गिरता है और फिर ये बॉटल का जो वाटर है, रेन वाटर है, वो इस मेजरिंग जार में डाला जाता है. इन एरिया ऑफ हेवी रेनफॉल the reading of the rain is taken every 3 hours. तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, हेवी रेनफॉल होती है, वहाँ पे पूरे दिन भर में 3 आवर्स में वहाँ पे ये रीडिंग ली जाती है. द मेजरिंग जार रीड द मिलीमीटर. तो जो मेजरिंग जार है वो मिलीमीटर में रीड करता है. द गग इज़ केप्ट इन ओपन ग्राउंड ऑन अ 30 सेंटीमीटर हाई फ्लैट मॉन्ट. तो एक 30 सेंटीमीटर का ऊंचाई वाला एक हाई फ्लैट ऐसा मॉन्ट जो होता है उसके ऊपर एक ओपन ग्राउंड में ये मतलब रेन गग वहाँ पे रखा जाता है. यहाँ पे नीचे 30 सेंटीमीटर वाला ये आपको फ्लैट ऐसा माउंट वहाँ पे दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर ये मेजरिंग जार रखा गया है, यानी ये जो भी रेन गग है उसे रखा गया है. हैंस द रेन वाटर इज़ कलेक्टेड विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन. तो मतलब जो रेन वाटर है वो किसी भी तरह के ऑब्स्ट्रक्शन के बिना कलेक्ट किया जाएगा. अगर हम पेड़ के नीचे रखेंगे तो पेड़ जो है वो उसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन बनेगा. किसी बिल्डिंग के नीचे रखेंगे तो वो बिल्डिंग वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे रहेगी जिसकी वजह से ये रेन गग जो है वो ओपन ग्राउंड के ऊपर रखा जाता है. सी फिगर 5.8. तो 5.8 की ये फिगर हमें दिखाई दे रही है जिसमें ये 30 सेंटीमीटर वाला मोल्ड वहाँ पे रखा गया है और उसके ऊपर ये रेन गग को रखा गया है. नेक्स्ट, डू यू नो हाउ मच ऑफ वाटर डज 1 मिलीमीटर ऑफ रेन मीन्स. तो 1 मिलीमीटर रेन का मतलब कितना पानी वहाँ पे होता है. इफ़ वी डू नॉट लेट 1 मिलीमीटर ऑफ रेन वाटर मूव as runoff, penetrate in the ground or evaporate, then how much water can be accumulated. तो मतलब 1 मिलीमीटर रेन वाटर जो है हमने बिना बहाए या बिना ज़मीन के अंदर उसे पर्कुलेट किए गए या उसका इवेपोरेट होने से पहले अगर इस रेन वाटर को अगर हमने इकट्ठा कर लिया, एक्यूमुलेट कर लिया, तो कितना वाटर वहाँ पे होता है. लेट अंडरस्टैंड बाय दिस एन एग्जाम्पल. तो इसी समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं. इफ़ 1 मिलीमीटर रेनफॉल ऑकर्स ओवर 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया देन वी गेट 10 लाख लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम इट. तो 1 मिलीमीटर इतना वाटर अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर गिरता है तो वहाँ पे 10 लाख लीटर का वाटर हमें मिलता है. देन
हाउ इज़ स्नोफॉल मेजर, स्नोफॉल को किस तरह से मेजर किया जाता है? तो स्नोफॉल कैन ऑल्सो बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ रेन गग. For this, the container full of snow particles is heated carefully and melt the snow. Then the water obtained the measured a layer of 120 millimeter of ice is equivalent to 10 millimeter of rainfall. तो रेनफॉल को किस तरह से मेजर किया जाता है, स्नोफॉल को किस तरह से मेजर किया जाता है? तो जब स्नोफॉल होता है तो इसी तरह से ये रेन गग जो है वो ओपन ग्राउंड में रखा जाता है और जो स्नो पार्टिकल है वो वहाँ पे उस बॉटल में लिए जाते हैं और उसके बाद उसे हीट किया जाता है और उस स्नो को मेल्ट किया जाता है और उसके बाद जो भी वाटर हमें मिलता है वो 120 मिलीमीटर का जो लेयर है आइस का वो 10 मिलीमीटर रेनफॉल के बराबर होता है, ऐसा वहाँ पे एक मेजरमेंट किया जाता है. देन फॉग, ड्यू एंड फ्रोस्ट. व्हेन द कंडेंसेशन ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर ऑकर नियर द अर्थ सरफेस, देन वी कैन सी फॉग, ड्यू और फ्रोस्ट. तो हम फॉग, ड्यू, फ्रोस्ट कब देख सकते हैं? जब वाटर वेपर का एटमॉस्फेयर के अंदर मतलब अर्थ सरफेस के पास में वहाँ पे जब सॉलिडिफिकेशन या कंडेंसेशन होता है तो हमें फॉग, ड्यू और फ्रोस्ट वहाँ पे देखने को मिलते हैं. द टेम्परेचर ऑफ द लेयर ऑफ द एयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ रिड्यूसेस. तो अर्थ के सरफेस के पास का जो टेम्परेचर है उससे ऊपर का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है. एज टेम्परेचर रिड्यूस वाटर वेपर कंडेंस. और जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो मतलब जो वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर के अंदर वो कंडेंस हो जाते हैं. इन दिस प्रोसेस वेपर टर्न इनटू माइक्रोस्कोपिक वाटर पार्टिकल्स एंड फ्लूइड इन द एयर. और इसी प्रोसेस में होता क्या है कि जो वाटर वेपर है वो बहुत ही सूक्ष्म यानी बहुत ही माइक्रोस्कोपिक वाटर पार्टिकल वहाँ पे बन जाते हैं और वो हवा में वहाँ पे तैरते हैं. व्हेन द डेंसिटी ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स इन द एयर इंक्रीजेज फॉग ऑकर. तो जब इस तरह के जो ड्रॉपलेट्स हैं उनकी डेंसिटी वहाँ पे अगर बढ़ जाती है, ये ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा घनत्व में वहाँ पे एयर में अगर आ जाते हैं तो फॉग वहाँ पे बनता है. व्हेन मॉइस्चर लेडन एयर नियर द अर्थ सरफेस केम इनटू कांटेक्ट विद द वेरी कोल्ड ऑब्जेक्ट. अगर ऐसी एयर जो मॉइस्चर से भरी हुई है वो अर्थ के सरफेस में ऐसी जगह पे आती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं तो कंडेंसेशन ऑफ द वेपर टेक प्लेस. तो वहाँ पे वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है. दे टर्न इनटू वेरी स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स. और जो वाटर वेपर है उसका रूपांतर जो है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में वहाँ पे हो जाता है. दिस ड्रॉपलेट्स स्टिक टू द सरफेस ऑफ द कोल्ड ऑब्जेक्ट. और यही जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो ऐसे कोल्ड ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं. दिस इज़ कॉल्ड ड्यू. इसे ही हम ड्यू कहते हैं. इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज़ लेस दैन 0 डिग्री सेल्सियस, अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर है द वाटर ड्रॉपलेट्स स्टक टू द सरफेस ऑफ कोल्ड ऑब्जेक्ट फ्रीज. तो ऐसे ठंडे ऑब्जेक्ट पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो स्टक हो जाते हैं और वो फ्रीज हो जाते हैं. दिस फ्रोज़न वाटर ड्रॉपलेट्स इज़ कॉल्ड फ्रोस्ट. और इसी मतलब फ्रोज़न वाटर ड्रॉपलेट्स को फ्रोस्ट वहाँ पे कहा जाता है. ड्यू एंड फ्रोस्ट ऑकर ऑन द लार्ज स्केल इन विंटर. तो विंटर में हमें ड्यू और फ्रोस्ट ये बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन which we will be learn in the next chapter. Okay, bye.